गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का जो संपादकीय होता है, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से भी जानते हैं, तो चलते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, जानते हैं कि आखिर आज क्या है। तो दोस्तों आज का जो कह सकते हैं कंटेंट है, जो विषय, वो है वक्त की मांग है आरक्षण के भीतर आरक्षण। ठीक है, तो ये मुद्दा बहुत ही दोस्तों संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। जब कभी भी हमारे देश में आरक्षण जैसे मुद्दे पे, आरक्षण जैसे योजनाओं पर बात होती है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाज का एक वर्ग है जो भड़क उठता है। वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार का इसमें फेरबदल किया जाए, या फिर जिन्हें लाभ मिल रहा है उन्हें लाभ न मिले। आपने बीच में देखा ही होगा कि किस प्रकार से बिहार के परिणाम बदल गए मात्र आरक्षण जैसे शब्दों का जिक्र कर देने से। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसे लिखा है दोस्तों केसी त्यागी जी ने। चलते हैं आगे। लिखा है, सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़ गए वंचित वर्गों के आरक्षण पर बहस ने फिर से जोर पकड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। तो एक चीज़ मैं आपके सामने फॉर एग्जाम्पल रखता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो आरक्षण का मतलब होता है समाज के उन वर्गों, उन जातियों को देना जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं। फिर उसके बाद कैटेगराइज किया गया ओबीसी वालों को। ओबीसी में आया क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, फिर एससी एसटी सबको दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे एससी एसटी के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ओबीसी के लोग हैं। अब 10% जो जनरल वालों को दिया जा रहा है आर्थिक छूट के आधार पर, कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में दिया जाएगा। मैं ये बहस नहीं करना चाहता हूँ कि ये सही है या गलत, जो 10% दिया जा रहा है उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता। बस मैं इस मुद्दे को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं एक्चुअली में दिया क्या है। तो मैं बता दूं, ऐसे तमाम ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं एसटी के बारे में बता दूं, जो इस समय एमपी हैं, एमएलए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यदि फिर उनके बच्चों को, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को रिजर्वेशन, आरक्षण दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग होता चला जा रहा है, क्योंकि वो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से प्रबल हो गए हैं, वो सत्ता में आ चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरत जो सबसे, जिसे इस योजना की ज़रूरत है, हो सकता है जो एमपी के यहाँ ड्राइवर हो, जो रसोइया खाना बनाने हो वाला, वो भी एससी हो। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा आरक्षण किसको आवश्यकता है, उस एमपी एमएलए को, या फिर उसी जाति के, उसी एसटी कैटेगरी के जो वहाँ पे खाना पका रहा है, या जो ड्राइविंग कर रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है। दोस्तों जब तक हम इस मुद्दे पे विचार विमर्श नहीं करेंगे और ऐसे लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तब तक देश में ये जो इम्बैलेंस है, असंतुलन की जो स्थिति है, दिन प्रतिदिन जो बढ़ती चली जा रही है, ये और भी बढ़ेगी। क्योंकि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जो लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली हो चुके हैं, वो भी आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कहीं न कहीं वे अपने ही जाति, अपने ही समूह के लोगों को, अपने ही समुदाय के लोगों को वो एक तरह से वंचित कर रहे हैं उस योजना से। तो ऐसे में सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि एक सब सेक्शन बनाया जाए, जिसके माध्यम से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए जो इन तीनों आधार पे कमज़ोर हैं। उसके बाद उन्हें ही एक्चुअल में मिलना चाहिए, तब जाके सही मायने में जो सरकारी योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं संविधान के माध्यम से, संसद के माध्यम से, वो देश की जनता को पहुंचेगा। तब लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा ही उपवर्गीकरण यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण ओबीसी आरक्षण में भी करने की ज़रूरत जताई जा रही है। ओबीसी आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद जब नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दी, तब आरक्षण विरोध की राजनीति कुछ थमी, पर उसका पटाक्षेप नहीं हुआ। समय समय पर आरक्षित वर्ग के संगठन उसको लेकर चिंता जताते हैं कि उच्च श्रेणी की सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या के मुताबिक आरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उदारीकरण और निजीकरण के दौर में निजी संस्थानों में आरक्षण की सुविधा नहीं है। इसलिए कई दल एवं सामाजिक संगठन निजी क्षेत्र में भी सुविधा को मुहैया करने को लेकर लामबंद है। तो दोस्तों ये चीज़ें पूरी तरह से गलत हैं। आज जिस तरह से मैं आपको बता दूं, एमपी ने अपने विधानसभा से
एक विधेयक पास किया जिसमें उसने कहा है कि अब एमपी में जितनी भी सरकारी पदों की नौकरियां हैं उस पे जो एमपी का रेसिडेंशियल है, जो एमपी का निवासी है, उसे ही मिलेगी। अन्य बाहरी स्टेट के किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी इंसान को हम नौकरी नहीं देंगे। तो ये पूरी तरह से भैया ऐसा कि तुम अलग देश बना लो। हमें बार बार समझाया जाता है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, कहीं पे किसी को रोक टोक नहीं की, कहीं पे अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, कहीं पे जाके यदि आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो आप जाके वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। अब कई आप वहाँ चले जाइए, हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा सरकार ने कही है कि सबसे पहले यहाँ की जो प्राइवेट कंपनियाँ वहाँ पे 20% या 25% परसेंटेज का थोड़ा गलत हो सकता है, इतने लोगों को स्थानीय कंपनियों में पूरे के 10% या 15% हमारे यहाँ या 20% हमारे यहाँ के लोगों को आपको रखना अनिवार्य है। तो ऐसे में जो बाध्यकारी नीतियाँ इम्प्लीमेंट की जा रही है बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े वर्चस्व वाले लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की गुणवत्ता, हमारे देश की एकता को खंडित कर सकता है। उनकी ओर से अनुपातिक हिस्सेदारी की मांग करते हुए कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सोचिए, मतलब जो संख्या में भारी है उसको ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो उठाइए ना, डंडा, लाठी, गोजी और कार्ड बनवाइए, प्ले कार्ड, उसके बाद चिल्लाइए, विरोध प्रदर्शन जताइए, पटरियाँ उखाड़ के फेंक दीजिए, सारी तरह से यातायात बाधित करिए। यही सब तो आता है। करना कुछ नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो चौराहे पे बीड़ी सिगरेट फूंक रहे हैं, बस दिन भर बैठे हैं, जुआ खेल रहे हैं। वो तो चाहते ही हैं कुछ अस्थिरता है समाज में, और उसी अस्थिरता में क्या पता हम बड़े नेता हो जाएं, बड़े लीडर हो जाएं। ऐसे लोग हैं। तो ऐसा काम आप न करने दें। कहाँ गया? पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही ठहराया। पीठ का कहना था कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को SC, ST, SC श्रेणी में उपवर्गीकरण का अधिकार है। तो देखिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी बातें रखी है कि यदि आप समाज के सभी तबके का विकास समान रूप से करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब सेक्शन बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे किसी भी परिवार को रिजर्वेशन न दिया जाए जो पूरी तरह से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सक्षम हो चुका है। ध्यान रहे कि 2004 में ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इसके विपरीत फैसला देते हुए कहा था कि राज्यों को SC, ST आरक्षण में वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 वर्ष पुराने फैसले में सुधार की ज़रूरत है ताकि आरक्षण का लाभ समाज के निचले तबके को भी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SC, ST वर्ग में क्रीमी लेयर लागू की जाए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ जो लोग स्थानीय होंगे, स्पेशली गांव से ताल्लुकात रखते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको ये बात पता होगी। एक हमारे यहाँ मुसहर समुदाय है, मुसहर जाति है, जिसे हम लोग ST में रखते हैं। और किसी अन्य राज्यों में होंगे जनजातियाँ जिन्हें आप कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जिन्हें बोलते हैं। और SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट होता है, OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट होता है, जनरल का जनरल जानते हैं आप लोग। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जंगल में निवास कर रहे हैं, वो तमाम तरह की सुविधाएं नहीं है। सुविधा क्या छोड़ो, एक वक्त के खाने के लिए वो जाके दर बदर जंगलों में भटकते हैं, शिकार करते हैं। आज भी जो मेढक होता है उसको मेढक, सर्फ, यही सारी चीज़ों के माध्यम से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता? लगेगा क्या? क्योंकि ये संख्या में कम है, ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बातें लोगों के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए इनको हमेशा से हाशिए का शिकार होना पड़ता है। इनके लिए कोई प्रावधान अलग से नहीं बनाया जाता किसी योजना में, कोई मतलब नहीं इसे। इनको तो आदत सी हो गई है ना ऐसे जीने की, तो वो आदत बनी रहे जब तक। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा कह सकते हैं साधन है जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों को किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, आप छीन सकते हैं। बस आप एक बार शिक्षित बन जाइए। इसीलिए यदि आपके पास, मैं मानता हूँ कि BA, BSc फलाना ढिकाना जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, वो पढ़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं।
आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, एक बार कोशिश करिएगा। अगर पैसे न भी हों तो आप खुद एक टीचर की भांति अपने बच्चों को बैठा के संविधान के बारे में, लॉ जो है, जो कानून है उसके बारे में, कुछ सामाजिक चेतनाओं के बारे में उसे ज़रूर बताइएगा, पढ़ाइएगा कि कल जब वो समाज में दाखिल हो अपने अधिकारों के लिए वो कड़ाई से सबका विरोध कर सके और तमाम तरह की चुनौतियों का डटकर सामना कर सके, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे ज़रूरतमंद तबकों तक पहुंच सके। उसके अनुसार राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में तर्कसंगत उपवर्गीकरण भी कर सकता है। यद्यपि सरकार आरक्षित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन जब आरक्षण एक वर्ग के बीच असमानता पैदा करे तो उसका दायित्व है कि वह उपवर्गीकरण के जरिए उसे दूर करे और उसका बंटवारा इस तरह करे कि लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि सभी को मिले। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, यदि मेरे पास 10 किलो आम है, 10 किलो आम है और आप लोगों की संख्या 10 है, ठीक है, और 10 लोग चारों तरफ से बिखरे हुए हैं और ये हो रहा है, मैं आप लोगों को आम दे रहा हूँ। मतलब जितना जो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो ज़्यादा सक्षम है, जो ज़्यादा तेज़ तराक है, वो मेरे हाथों से आम छीन ले रहा है या फिर आगे बढ़ के झपट ले रहा है। पर उसमें कुछ ऐसे भी होंगे दोस्तों जिन्हें एक भी आम नहीं मिला उस 10 की संख्या में, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 3 आम मिला, 2 आम मिला। तो मैं इसी बात का विरोध करता हूँ कि उन्हें आरक्षण क्यों दिया जाए, उन्हें आम क्यों दिया जाए जो पहले से ही आम पा चुके हैं। उन्हें आम देने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें आम दिया जाएगा जो लोग लाइन में तो खड़े थे, उस पंक्ति में तो विराजमान थे, पर तेज तराक वालों ने उनके हाथ से भी छीन लिया अगर उन्हें मिला भी। तो मैं इन सारी चीज़ों का विरोध करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, सारे को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए, उसके बाद देखा जाए किसके पास आम है और जिसके पास आम नहीं है उसे ही उसके हाथ में आम दिया जाए। तो मेरी जो पॉलिसी है, मैं इस तरह विचार करता हूँ, ये बातें करता हूँ। SC/ST वर्ग की जातियाँ समान नहीं हैं। आंध्र, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार में वंचित समूहों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान अमल में है। पिछड़े वर्गों के लिए बिहार में मुंगेरी लाल आयोग 1971 में गठित हुआ था। तब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। आयोग ने 1975 में पिछड़ा वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया, OBC और MBC, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। ये चीज़ होना चाहिए इसमें। देखिए, पिछड़ा तो है, अति पिछड़ा भी है, और पिछड़ा से ज़्यादा अति पिछड़ा को आवश्यकता है उन योजनाओं की, उन आरक्षण की, उन तमाम ज़रूरतों की जो पहले से अन्य लोगों को मिल चुका है, पर ये बेचारे आज भी वंचित हैं, उपेक्षित हैं, क्योंकि ये संख्या में कम है ना। आज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो संख्या में ज़्यादा है उसी की सरकार सुन रही है, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में इस रिपोर्ट को लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसे समूचे देश में कर्पूरी फार्मूला नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में यह फार्मूला बना। 8% OBC, 12% MBC, 14% SC, 11% ST, 3% महिला, 3% आर्थिक रूप से पिछड़े। नीतीश सरकार भी इसी फार्मूले के आधार पर अति पिछड़ों एवं महादलितों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी राघवेंद्र कमेटी का गठन कर आरक्षण का फार्मूला तय किया गया था। इससे पूर्व राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री काल में हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 79 पिछड़ी जातियों को 3 हिस्सों में बांटकर आरक्षण देने की पहल की थी। लेकिन दिसंबर 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट में इससे चुनौती मिली तो वहाँ यह पहल खारिज हो गई। तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं, सरकार खुद नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों का विकास हो, क्यों कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया में भी घुस चुकी हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट कभी कोई निर्देश देगा तो यही सरकारें हैं जो पूरी तरह से इनके निर्देशों को खूंटी पे टांग के आगे बढ़ती हैं। तब कहाँ जाता है उल्लंघन। केंद्र सरकार आरक्षण के भीतर आरक्षण के मुद्दे को लंबे समय तक टालने के पक्ष में नहीं दिखती। केंद्र की सूची में कुल 2633 OBC जातियों में से 19 जातियों को 27% OBC आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला है। इसमें 25% जातियाँ ही 97% आरक्षण का लाभ लिए रही हैं, और इसके अलावा 983 जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण से कोई लाभ नहीं हुआ।
यही स्थिति SC ST आरक्षण में भी है। इसको लंबे समय तक अनदेखी नहीं की जा सकती। आज हमारे देश का जानते हैं सिस्टम करप्ट क्यों हो चुका है? मैं आप ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, आप कभी प्राथमिक विद्यालय पे जाइएगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे? आरक्षण के लोग मिलेंगे, चाहे OBC में हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, जिनके पास हुनर है, क्षमता है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, एक जब सेना की बात आए, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की बात हो, आर्मी भर्ती की बात हो, फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो यहाँ पे जानते हैं मानसिक और फिजिकली जो फिट है, बौद्धिक और शारीरिक रूप से जो मजबूत है, प्रबल है, उनको वरीयता देनी चाहिए। एक ऐसा भी रिजर्वेशन पास करना चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो जो प्राथमिक विद्यालय का इस समय हाल चल रहा है ना, औरतें वहाँ पे भर्ती होकर बस मतलब कपड़े बीन रही हैं, सिलाई कर रही हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? मैं ये कोई बता नहीं रहा हूँ, आप जाके अपने गांव में जाके भ्रमण करिएगा, आपको वास्तविकता पता चलेगी। बहुत ही कम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के वहाँ के शिक्षकगण जो हैं अवेयर हैं, जागरूक हैं, लोगों को जागरूकता दे रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं अच्छे से। अन्यथा दोस्तों वो भी बस 1 महीना आए, उसके बाद पैर फैला के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जस्टिस C रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया था, ताकि वो OBC आरक्षण के उपवर्गीकरण की संभावनाएं तलाश सकें। केंद्र सरकार सभी राज्यों के सरकारी नौकरियों के आंकड़े जुटाकर कोई निर्णायक फैसला करना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनसंख्या का कार्य भी शुरू किया गया है, लेकिन उसकी धीमी गति आलोचना के दायरे में है। इस कारण तमाम संगठन पहले जातिगत जनसंख्या की गिनती पूरी करने के पक्षधर हैं। वे आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा गठित संसदीय पिछड़ा वर्ग ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर क्रीमी लेयर को आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इन सांसदों का कहना है कि क्रीमी लेयर का मूल्यांकन करते समय वेतन एवं कृषि आय को नज़रअंदाज किया जाए। आने वाले दौर में सामाजिक समानता के लिए लड़ाई तेज होने के आसार हैं। ऐसे में आवश्यकता के आरक्षण पर सभी वर्गों से व्यापक विचार विमर्श कर आम राय बनाने के प्रयास हों, वरना समता के उद्देश्य जो राइट टू इक्वलिटी है संविधान में बनाई गई आरक्षण व्यवस्था विवाद का विषय बन सकती है। यह इसलिए ज़रूरी क्योंकि उदारीकरण और निजीकरण इस दौर में असमानता बढ़ रही है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।